हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, यानी यह प्रैक्टिस सेट एकदम पेपर जैसा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कैसी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ्य ध्वनि, महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ्य ध्वनि, अल्पप्राण घोष स्पर्शी तालव्य ध्वनि, महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ्य ध्वनि। बताइए फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। का व्यंजन जो है अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी व्यंजन है और कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पाड़ी पादम का विग्रह है। पाड़ी चा पादम चा, पाड़ो चा पादव चा, पाड़िम चा पादम चा, पाड़ी चा पादव चा। बताइए आप लोग, पाड़ी पादम का विग्रह क्या होगा? पाड़ी पादम का विग्रह है ऑप्शन डी वाला सही है। वैसे यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, तो इसलिए ध्यान से देखे रहिएगा कि पाड़ी पादम का विग्रह क्या होता है। तो पाड़ी चा पादो चा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पाड़ी पादम में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर या ग्लीसन? बताइए, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है सोस्यूर, ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इनकी फेमस बुक का नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या नाम है? कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक। क्या नाम है? कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान का जनक पूछा गया है, कौन है? सोस्यूर। सोस्यूर की बुक है कोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर यानी हिंदी से अलग, यानी जिन बच्चों की भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? बताइए कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी है, ऑप्शन सी सही आंसर है। मराठी के अतिरिक्त हिंदी की तो आप लोग जानते ही हैं देवनागरी लिपि है। नेपाली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है तो पूछी जाती है। और संस्कृत, इनकी देवनागरी लिपि है। मराठी के अतिरिक्त हिंदी भाषा, नेपाली भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, ध्यान रखिएगा। बंगला की लिपि है बांग्ला, बंगला भाषा की लिपि है बांग्ला। पंजाबी की इम्पॉर्टेंट है, यह भी पूछी जाती है, कौन सी है? गुरुमुखी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ध्यान रखिएगा। गुजराती की गुजराती लिपि है, गुजराती की गुजराती लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। और बंगला की होगी बांग्ला। मराठी की है देवनागरी लिपि, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए,
मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? बताइए मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में समास है तत्पुरुष। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका समास विग्रह होगा मद से माता। मद से माता ध्यान रखिएगा, मदमाता का समास विग्रह होगा मद से माता। इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है? ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋक प्लस वेद या रि प्लस वेद? बताइए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ध्यान रखिएगा, आपसे संधि भी पूछी जा सकती है। ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। इसका सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद का जो है वह हलंत वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी दो बार हो गया है, बिहारी की? बताइए मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत और कौन सी आती हैं? मैथिली आएगी, मगही के अतिरिक्त मैथिली रहेगी और भोजपुरी रहेगी। ध्यान रखिएगा, भोजपुरी रहेगी। राजस्थानी में आती है जयपुरी। कौन सी आती है? जयपुरी, मेवाती, मेवाती और मालवी, मालवी। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी उपभाषा में आएगी जयपुरी, मेवाती, मालवी और बिहारी में आएगी मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो यहाँ पर मगही पूछा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? सेमिटिक, हेमिटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार? बताइए एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन करना या विकल्प ए और बी दोनों? बताइए सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो है प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित है, यानी जो शिक्षण अभी सीख रहा है प्रशिक्षुओं से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। और सूक्ष्म शिक्षण उपागम दिया किसने है? डी एलन ने दिया है, यानी ड्वाइट एलन ने दिया है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम भी पूछा जाता है। ड्वाइट एलन ने सूक्ष्म शिक्षण उपागम दिया है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य है शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती हैं? समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं? बताइए इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती हैं? ऑप्शन सी और डी यहाँ पर दोनों सही है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आयोग ने इसमें सी और डी दोनों माना है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रही हूँ जो आयोग ने माना है। ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में कक्षावार भाषाई दक्षताएं भी आएंगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं भी आएंगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी और डी सही होगा। अगला देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है? ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत या व्यष्टित्व का सिद्धांत? बताइए अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है? तो क्या है? क्रमित लघु पदों का सिद्धांत है,
अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी किसने है? स्किनर ने दी है। किसने दी है? स्किनर ने दी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसके जनक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत पूछा गया है, तो क्या है? क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसको दिया किसने है? स्किनर ने दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, षडानन का संधि विच्छेद होगा षड प्लस आनन, षड प्लस आनन, षट प्लस आनन या षडा प्लस नन। बताइए षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? षडानन का संधि विच्छेद होगा षट प्लस आनन, ऑप्शन सी सही आंसर है। षडानन में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, यहाँ पर भी है, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इम्पोर्टेंट है, लगातार पूछी जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ है वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन है ऑप्शन डी वाला, बाकी सभी सत्य कथन है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से नहीं हुआ है। कौन से अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, दोनों महाप्राण हैं। बताइए ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन बी वाला, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, यानी यह उच्छिप्त हैं, ध्यान रखिएगा। यह सामान्य ध्वनियाँ नहीं हैं, इन ध्वनियों को उच्छिप्त नाम अलग से दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त या समदर्शी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर है शांत चित्त, ऑप्शन सी सही आंसर है। अलौकिक का होता है जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो। अलौकिक का क्या होगा? जो इस लोक का ना हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है? जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वह है शांत चित्त, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दुह, वी, अव या उपर्युक्त सभी। बताइए दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए इसमें दुह उपसर्ग भी है, वी उपसर्ग भी है, अव उपसर्ग भी है और हार इसका मूल शब्द है। हार मूल शब्द है, दुह, वी, अव उपसर्ग मिलाकर बना है दुर्व्यवहार शब्द, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस, उलूक या आज। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी स्रोत का है? विदेशी स्रोत का शब्द है रोशनदान, ऑप्शन ए सही आंसर है। उलूक जो है यह तत्सम है, तत्सम शब्द है उलूक। आलस तद्भव है, आलस तद्भव है और आज भी तद्भव है, ध्यान रखिएगा। उलूक उल्लू को कहते हैं, यह तत्सम है, आलस तद्भव है, आज भी तद्भव है। यहाँ पर विदेशी स्रोत का शब्द पूछा गया है तो रोशनदान, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद या औपनिषदिक। बताइए उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है?
उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वह होगा औपनिषदिक। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर जो इक प्रत्यय है यह वृद्धिकरण प्रत्यय है। इक प्रत्यय जो है यह वृद्धिकरण प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ऊ की वृद्धि हो गई है। ऊ की वृद्धि होकर क्या बन गया है? औ बन गया है। फिर उसके बाद इक प्रत्यय लगा दिया गया है, तो शब्द क्या बना है? औपनिषदिक। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में कर चलिए। यहाँ पर देखिए एक शब्द और भी दिया गया है औपनिषदिक। देखिए यहाँ पर दोनों मात्राएं जो है वे बड़ी ई की लगी हैं, लेकिन यह गलत शब्द है। इसका शुद्ध शब्द होगा औपनिषदिक। इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, कर्म के, शब्द के, अर्थ के। उद्देश्य और विधेय जो हैं वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य के अंग, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यही पूछा गया है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बताइए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावकों से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षक का रवैया। बताइए, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन यह द्वितीय भाषा सीखने में कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बाकी सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बताइए, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चोम्स्की के अनुसार ऑप्शन डी वाला सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चोम्स्की ने कहा है। अगला देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। बताइए, भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या रूप है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भाषा सीखने में मातृभाषा जो है आंशिक रूप से स्थान रखती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन डी ही सही होगा। यह जो है उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए सुहेल भी हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। बताइए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है?
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक भाषा हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो जिस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा वह होंगे जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, नहीं। कोई भी त्रुटि स्थायी नहीं होगी, चाहे आप भाषा सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं। गलतियों से ही आप और हम लोग सीखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सही। तो यहाँ पर सत्य कथन नहीं पूछा गया, तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन सी वाला सत्य नहीं है। त्रुटियां स्थायी नहीं होती। अगला देखिए, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। यह है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। PDF से आप लोगों को प्रैक्टिस करने में और आसानी होगी। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, एक दो बार PDF से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।